बिना समय बर्बाद किए हुए आपके एक एक मिनट का हिसाब रखते हुए कक्षा को शुरुआत देते हैं कि कक्षा को शुरुआती समय में दे देते हैं। जो आपने अध्याय पढ़ा हुआ है उसको भी हम ठीक से देख लेंगे, जो अध्याय नहीं पढ़ा उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश ये भी रहेगी कि आपको नींद ना आए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि क्लास में बच्चे झपकियां ले लेता है ना, पानी की बोतल जब नहीं लाता तब खासकर ऐसी समस्या बार बार जीवन में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 वेदांता आईएएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आपको कक्षा के दौरान पढ़ाया गया था। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रावधान मिलता है। ठीक है, स्पीड तेज नहीं है, कक्षा में समझाया गया तो याद रखिएगा। हम पढ़ते हैं कि संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली बच्चे, इस संसदीय प्रणाली के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है ना। एक चीज ये भी ध्यान रखें, विचार कीजिए। अगर इसको बोलना होगा ना कि गलत चुनिए तो वहां पर मेंशन कर देगा कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 3 तो प्लस का है माइनस का है? प्लस का है, कॉमन सेंस है। अगर माइनस का होता तो माइनस लगा देता, समझ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही संसदीय प्रणाली के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों पर विचार करें। संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, नीचे दिए गए जो कथन है उनको पढ़िए और विचार करिए कौन से कथन सही है। आइए देखते हैं। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या राजा केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या ये सही है या गलत है, बताइए जरा। कक्षा में अगर रहे होंगे तो हमने वहां बताया होगा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, और तीसरे चौथे बिंदु पर हमने लिखवाया हुआ है कि संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता होती है उसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ये बात भी हमने आपको पूरी थ्योरी सही से समझाई हुई है। इसके हिसाब से पहला देखिए सही गलत है। अगला चलते हैं। यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली के अंदर शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, कहने का मतलब क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में अलगाव पाया जाता है या समन्वय पाया जाता है? समन्वय पाया जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां कह रहा है कि पृथक्करण पाया जाता है, और विधायिका और कार्यपालिका में क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका में अलगाव कहां पाया जाता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, वहां स्थायित्व होता है, याद करिएगा। तीसरा पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। समझाया है कि मंत्रिपरिषद सीधा सीधा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। करवाया कि नहीं करवाया? तो इसका तीसरा भी सही है। 1 और 3 कहां है, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चा। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में समझाया हुए अध्याय है ये। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में क्या शामिल है? नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति गैर उत्तरदायित्व, कार्यकाल की निश्चितता होती है। 3 ही बिंदु है ना इसमें। हाँ बताइए इसमें क्या रहेगा, राष्ट्रपति का विधायिका के प्रति गैर उत्तरदायित्व, इसमें क्या शामिल है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक जनता करती है, डोनाल्ड ट्रंप का जितने भी हुआ आपने देखा होगा। नंबर 1 तो सही है। दूसरा, राष्ट्रपति की विधायिका के प्रति गैर उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति गैर उत्तरदायित्व सही है गलत है? ये भी सही है। विधायिका के सदस्य पूरे अलग हैं, कार्यपालिका के सदस्य पूरे अलग हैं, तो गैर उत्तरदायित्व हुआ, उत्तरदायित्व नहीं रहता इसका। कार्यकाल की निश्चितता पूरे 4 वर्ष का रहेगा अमेरिका के अंदर। तो ये तीनों कथन क्या रहेंगे बच्चे, सही रहेंगे। तीनों कथन कहां है, इसमें डी के अंदर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताएं क्या क्या है? संघीय व्यवस्था पढ़ाया जाएगा। वैसे संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें क्या रहता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, विधि का शासन होता है, डिक्टेटरशिप नहीं होती, तानाशाही नहीं होती, अधिनायकवादी नहीं होता है, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं होती हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता क्या क्या है? नंबर 1, लिखित संविधान होता है, द्विसदनीय विधायिका होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसमें क्या क्या रहेगा? द्विसदनीय विधायिका जरूरी नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं होती। 1 3 4 1 3 4 है इसमें, 1 3 4 आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। और अभी आने वाले समय में ये भी हमको समझाना है। ठीक है,
कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं? मैं पढ़ रहा हूं, 10 सेकंड का वक्त दूंगा, अपने उत्तर की पुष्टि करें, नहीं तो फिर मैं खुद बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? इस संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है बच्चे? नंबर 1, सरकार द्वारा संविधान की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, एक ऐसी सरकार जिसकी शक्ति संविधान की सीमाओं के द्वारा नियंत्रित होती है, ऐसी सरकारें जिनकी संरचना और कार्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बताइए, सी आंसर आएगा। एक ऐसी सरकार जिसकी शक्ति संविधान की सीमाओं द्वारा नियंत्रित होती है। संवैधानिक सरकार, याद करिए संविधानवाद बढ़ाया होगा, और अगर कॉपी है तो उसकी लास्ट लाइन देख लो क्या लिखा हुआ है। अभी भी बोल रहा हूं, कॉपी उसमें लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा होगा। संविधानवाद का मतलब क्या बताया गया था? संविधानवाद का मतलब उसमें बताया गया था कि सरकार और नागरिकों पर जहां पर नियंत्रण रखा जाता है उसको हम संविधानवाद की श्रेणी में रखते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? जिसके ऊपर कंट्रोल हो, किसका? संविधान का। क्लियर हो जाएगी ये बातें? आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसमें आता है? संसदीय एवं एकात्मक के अंदर आता है, अध्यक्षीय एवं संघीय के अंदर आता है, संसदीय और अर्धसंघीय में आता है, अध्यक्षीय और एकात्मक में आता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अध्यक्षीय शासन तो है नहीं, प्रेसिडेंशियल रूल की बात तो हम कर नहीं सकते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन है, और अध्यक्षीय शासन तो नहीं है। और अगर अध्यक्षीय शासन नहीं है तो बी और डी तो ऐसे भी नहीं आएगा बच्चे। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा आईक्यू लेवल तो इस्तेमाल करेंगे ना। जब पूछ रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था किस श्रेणी में आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये बताया क्या? भारत की पूछ रहा है तो भारत के अंदर संसदीय है या अध्यक्षीय है? हाँ, संसदीय है। संसदीय है तो अध्यक्षीय तो नहीं रहेगी, क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर। अब 2 बची, संसदीय एकात्मक और संसदीय अर्धसंघात्मक। ये कह रहा है संसद की शासन प्रणाली तानाशाही है, और यहां कह रहा है संसद की शासन प्रणाली अर्धसंघीय। का मतलब क्या है? प्रतिकूल जो परिस्थितियां रहेंगी, मतलब जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी, तब ऐसे समय में शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। सामान्य परिस्थिति में 7वीं अनुसूची बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन बताया गया, संघ के कार्य बताया गया, राज्य के कार्य बताया गया, दोनों के कार्य बताया गया, दोनों में अलगाव बताया गया। विवाद होगा तो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा। लेकिन सारी चीज सामान्य परिस्थिति में, सारी शक्तियां राज्य के पास अपनी हैं, केंद्र के पास अपनी हैं। लेकिन अगर देश में आपातकाल लागू होता है, तो राज्य की सारी शक्तियां किसके हाथ में? तब आगे ना अर्धसंघीय। और एकात्मक का मतलब क्या है? पूरी तरह से केंद्र की तानाशाही। तो पूरी तरह से केंद्र की तानाशाही तो होती नहीं है। तानाशाही केंद्र की होती कब है? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर जाएगा। तो इसलिए 5वें का आंसर बच्चा क्या रहेगा? सी रहेगा। बेटे समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? आगे चलते हैं बच्चे। आगे अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कौन सा सही है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया। बिल्कुल सही बात है कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, और पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 46 की बात कर रहा है, ये मतलब सही है। अब देखो बच्चा, देखिए क्लास में सीखने का कुछ मतलब होता है, सीधा सा मतलब है जो पढ़ेगा ना वो बन जाएगा। और कभी भी ये कोशिश मत करिएगा कि फ्रेंड आए, क्योंकि फ्रेंड और आपका मस्तिष्क अलग अलग होता है, क्षमताएं अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग है, राइटिंग अलग अलग है। तो कहने मतलब क्या है? जो पढ़ेगा और बेहतर पढ़ेगा निश्चित ही हो जाएगा। मेहनत लगती है पढ़ने में, सब लोगों के बस की बात नहीं होती पढ़ना, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी काम सब लोगों के बस की बात नहीं होती, हर काम सबके बस की बात नहीं होती। मतलब संविधान पहला सही ही गलत है? सही है। दूसरा कहता है कि संविधान सभा में सभी प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था। सही है। 10 लाख पर एक व्यक्ति को दिया गया था, तभी तो 389 व्यक्ति दिए गए थे। लगभग 40 करोड़ की आबादी थी 1946 के आसपास, तो इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा।
तीसरा, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की भागीदारी समाप्त हो गई थी। कहां समाप्त हो गई थी? 93 थे देशी रियासत से थे, 389 टोटल मेंबर थे और 389 में 296 ब्रिटिश भारत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे और इसके साथ साथ 93 जो थे वो देशी रियासत से थे और दोनों को मिलाकर 389 मेंबर बनते हैं और 10 लाख पर एक था। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की भागीदारी समाप्त हो गई। समाप्त हो गई थी? नहीं हुई थी। मतलब तीसरा क्या है? गलत है। और पूछ क्या रहा है? सही। पहला और दूसरा कहां पर है? डी में है। क्लियर हो जाएगा बच्चे? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल थे। नंबर 1, केंद्र और प्रांतों दोनों में द्वैध शासन की शुरुआत। नहीं, गलत है। पहला गलत है, सीधा कूट पर जाइए, हटा दीजिए। पहला यहां है, ये गलत हो गया। पहला यहां है, ये गलत हो गया। पहला यहां, ये गलत हो गया। आंसर सीधा क्या आ जाएगा? एक ही स्टेटमेंट से हो गया पूरा। कूट भी दे रखे हैं ना, यही तो पढ़ने वाली बातें होती हैं। किस लिए मास्टर को लगा दिया कि जाओ क्वेश्चन हल करो? मुझे क्या जरूरत है हल करने के लिए? ये सीखने के लिए। नहीं तो पहले में कंफ्यूजन पता रहती, और अगर हो भी गया तो फिर दूसरा पढ़ते, हो गया फिर तीसरा पढ़ते, फिर कूट पर जाते, फिर इफ और बट शुरू हो जाता। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, जीएस के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। 100 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक लाइन से स्टेटमेंट की क्लियरिटी क्लियर हो जाती है, मतलब आंसर आ जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा खर्च करना, बस थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, बस, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? अब देखिए, इसमें एक से ही कथन हो गया ना। अब दूसरा पढ़ लीजिए। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, बिल्कुल सही बात है। संघीय न्यायालय की शुरुआत, बिल्कुल सही बात है। 1935 के अधिनियम में था तो नहीं था? बिल्कुल था बेटे। तो ये रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है? प्रस्तावना समझाया था कभी? समझाया तो था ना, नहीं बोलना है, हाँ ही बोलना है। तो चलते हैं, देखिए कितना याद है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय के आदर्श में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यही न्याय बताए थे। देखते हैं, पढ़ते हैं। कहने मतलब क्या है? भारतीय संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें न्याय के आदर्श में क्या शामिल नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय, क्या शामिल नहीं है? नैतिक न्याय शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चे? डी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है? भारतीय नागरिकता ही पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लास में डीपीएसपी खत्म होगा, अगला चैप्टर नागरिकता रख देंगे, तभी थोड़ा समझ लीजिए इसको। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दोहरी नहीं, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अंदर आर्टिकल 9 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप जाकर सिंगापुर की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। आर्टिकल 9 साफ साफ बात करता है। नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता का जो चैप्टर है भारत के संविधान में भाग 2 में है और 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल संख्या जो 9 है, 9वां जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि यदि भारत का कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मतलब क्या हुआ? एकल नागरिकता है, अगर आपने वहां की नागरिकता ली तो यहाँ की खत्म हो गई, और अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपके वहां की नागरिकता नहीं होगी। ये भारत का संविधान कहता है। मतलब क्या हुआ? भारत का संविधान यही कहता है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही नागरिकता मिलेगी, या तो भारत की या तो दुनिया की, किसी देश की। बाहर जाते हैं, आपने वहां की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता खत्म, यहां आ गए, यहां की नागरिकता ली तो वहां की नागरिकता खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी समझदार है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक नहीं हो सकता।
यदि उसके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी हो। सही कि गलत है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान केवल देशद्रोह के आधार पर है। सही गलत है? केवल देशद्रोह नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी गलत हैं तो भी हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या था, सही कौन सा है ना? दोहरी नागरिकता प्रावधान है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बचा क्या? केवल बी। और नागरिकता वाला अध्याय आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बेटा, कि थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। पूरा पेपर बना दिया गया है, कि पूरा पेपर बना दिया गया है, सुनने से भी कैसे क्वेश्चन हल करना है बताता हूं थोड़ा। अभी मैं ना एक एक स्टेटमेंट से मैं नहीं, आपको सीखना है कि एक एक स्टेटमेंट से भी कई बार पूरे आंसर आ जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा, समय की बचत हो जाएगी। स्मार्ट तरीका किसे कहते हैं, अभी हम देखते हैं इसके अंदर। एक राजधानी, एक व्यक्ति का नियंत्रण, समझ रहे हैं? देखिए संविधान की आवश्यकता नहीं होती, तानाशाही होती है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? एकात्मक लक्षण बोलते हैं। अब क्या कहता है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता में क्या शामिल है? मतलब भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर एकात्मक तत्व नजर आते हैं? सामान्य परिस्थिति में ना तो आर्टिकल 356 लग रहा है, ना 356 लग रहा है, ना 352 लग रहा है, ना 360 लग रहा है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति हो रही है, राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, नहीं होती बच्चा? बिल्कुल होती है। महान्यायवादी, बहुत सारे ऐसे हैं। तो भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं जो भारत के संविधान को एकात्मक तत्व में खड़ा करता है? आ रहा है नहीं आ रहा? एकल संविधान, क्या राज्यों का अलग संविधान है क्या? कि 28 राज्य हैं तो सबके अलग अलग संविधान? अमेरिका बना रखा है क्या आप लोगों ने कि 50 के 50 जितने हैं उनका सबका अलग संविधान होगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलग संविधान होगा? भारत में राज्यों का भी वही संविधान है जो देश का संविधान है, जो संघ का संविधान है, जो संसद का संविधान है, जो केंद्र का संविधान है, वही राज्यों का संविधान है। अलग अलग है क्या संविधान दोनों के? नहीं है। आपातकालीन प्रावधान, आर्टिकल 352, 356, 360, 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, आप लोग की नियुक्ति राज्यों में रहेंगे, ये भी तो डिक्टेट तानाशाही दिखा रहे तरीके से। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, राज्यों में करता है। तो आप बताइए कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? चारों लगेंगे, वेरी गुड, सारे लगेंगे कि सारे लगेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। हे भगवान, अगला क्वेश्चन। भारतीय संघ के अंतर्गत नए राज्य के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ के अंदर अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किया जाता है, तो नीचे लिखे गए 4 लाइनों में से कौन सी लाइन सत्य है या सबसे बेस्ट है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? नंबर 1, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण नहीं कर सकती है। कर सकते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया, पूरा पढ़ना ही नहीं है। जब गलत हो गया है तो आगे पढ़ना ही नहीं है। इस प्रकार के विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, इस प्रकार के विधेयक को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने से पहले, यहां स्टेट की बात हो रही है, यहां यूटी कहां से आ गया? ये तो वैसे ही नहीं पढ़ना है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करना अनिवार्य है। मतलब राष्ट्रपति यूपी को 4 भागों में डिवाइड करने के बारे में सोच रहा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी को विचार करने के लिए कहा गया कि हम यूपी को 4
हिस्सों में विभाजित करने के लिए सोच रहे हैं। आपकी राय क्या है? अब वो राय बताया तो वो राय क्या राष्ट्रपति को बाध्यकारी होगी? बेटे कल ही बताया कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह उसके ऊपर बाध्य नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्य नहीं है तो मुख्यमंत्री की सलाह या राज्य की सरकार की सलाह कैसे बाध्य हो जाएगी? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये 1 2 3 मतलब A C D ये तो पूरी तरह गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? बी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बेटा बोलो ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था अभी? ये वाला था, हो गया नहीं? अगला आगे चलते हैं। केवल पढ़ना हो तो पढ़ के आगे निकल जाए, समझाना भी तो होता है। बच्चा हाँ भी तो बोले। हाँ अब देखिए ऑनलाइन में कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, फिर भी इसे एक अनूठा दस्तावेज क्यों माना जाता है? क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान को कहा जाता है उधार का थैला है, दुनिया भर की चीजों से, अलग अलग देशों से चीजें उठा उठा करके अपने संविधान में भर लिया। जैसे सब्जी की दुकान मार्केट लगती है, अब फ्रूट्स वाला है, वेजिटेबल वाला है, सारी सब्जियां हैं, और वहां से सारी सब्जियां लेकर अपने थैले में रख ली। तो ये कह रहा है कि विश्व के दुनिया के संविधान से जो जो चीजें थी वो निकाल कर रख ली हैं भारत ने अपने पास, तो इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन तब भी ये एक अच्छा अनूठा उदाहरण है, या अच्छा दस्तावेज है, या अच्छी पुस्तक है भारत का संविधान। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? नंबर 1, इसमें बाहरी स्रोतों से लिए गए प्रावधानों को भारतीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित और अनुकूलित किया गया है। मतलब अपनी सोच और आवश्यकता के अनुसार इसको बदला जा सकता है, बनाया गया है, हो सकता है आंसर। दूसरा पढ़ते हैं, यह केवल एक संशोधन प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। ये तो सही है। 1 और 3 सी कि 1 और 3। 13वां, भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य संकल्प प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके लिए मार्गदर्शक दर्शन बना है? संकल्प उद्देश्य या उद्देश्य संकल्प मौलिक अधिकार के लिए, डीपीएसपी के लिए, प्रस्तावना के लिए, या आपातकाल के प्रावधानों के लिए? किसके लिए बना है? प्रस्तावना के लिए बना। ये तो आसान है, इसमें क्या है? आगे चलते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में, भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के नाम, सीमाएं और उनके क्षेत्रों में बदलाव किया जा सकता है? कि बदलाव किया जा सकता है, राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। आर्टिकल 1 2 3 4 3। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किए जाने की गारंटी देता है? 19, 20, 21, 22 फंडामेंटल राइट समझाया है। 20 में क्या है? 19 में क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 7 प्रकार की थी और आज 1 प्रकार की नहीं है संपत्ति का। वर्तमान में कितनी है? 6 है, समझाया है बेटे। 20 में क्या है? आर्टिकल 20 के अंदर क्या है? अपराध 2 सिद्धि हेतु संरक्षण। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार। 22 में क्या है? 2 प्रकार की गिरफ्तारी। क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान कौन सा ऐसा अनुच्छेद है किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किए जाने की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21। क्लियर हो जाएगा?
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डीपीएसपी के बारे में जो नीचे लाइनें बताई गई हैं इन पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। लाइन समझ में आ गई? नंबर 1, मतलब डीपीएसपी के बारे में बताना है कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, नंबर 1, डीपीएसपी अभी तो शुरू हुआ है ना, यही तो शुरू हुआ था पिछली क्लास में, कोई बात नहीं। मेरा नाम मत ले लेना, तो ऐसे नहीं करना अभी। डीपीएसपी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो डीपीएसपी के बारे में क्या कहता है कि डीपीएसपी जो है यह भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए मदद करता है। सही बातें हैं, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर लिखा गया ना, राज्य ये करेगा, राज्य लोगों को शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, स्वास्थ्य के कल्याण के लिए कानून बनाएगा, है ना। तो जो डीपीएसपी है, अभी तो समझाया जा रहा था कि डीपीएसपी सामाजिक और सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है, सामाजिक समानता लाना चाहता है, आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहता है। तो सामाजिक समानता को लाना तो कल्याण के लिए काम करना, आर्थिक विषमता की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति के बारे में कह रहा है। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है। देते ही नहीं देते। स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, है कि नहीं है? किसने बनवाए? मास्टर ने, क्या राज्य ने बनवाए। किसने बनवाए? राज्य ने बनवाए। तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। डीपीएसपी, ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। डीपीएसपी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं, क्लियर है। अगला स्टेटमेंट, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना जोड़ दिया। 39A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। 39A क्या है? निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। 48A क्या है? पर्यावरण से संबंधित चीजों को जोड़ा गया। ठीक है, ये नहीं जोड़ा गया है, इसमें भटकाव की स्थिति आ रही है अगर नहीं पढ़ा है तो। आगे है ये अधिकार, मतलब डीपीएसपी, ये अधिकार न्याय संगत नहीं है लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं। सही बात है। न्याय संगत नहीं, इसका मतलब क्या है? इसको लेकर के आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, लेकिन डीपीएसपी जो है ये देश के शासन के अंदर एक मील का पत्थर है कि सरकार इसकी अवज्ञा नहीं कर सकती, इसके अनुसार ही विधि का या कानून का निर्माण करेंगी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 2 नहीं रहेगा, 1 और 3, 1 और 3 सी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है? हाँ सबको पता होगा, आर्टिकल समझाए थे हमने, सारे आर्टिकल समझाए थे फंडामेंटल राइट्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नींद आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? रूल ऑफ, विधि का शासन और विधि के समक्ष संरक्षण। 16 में क्या है? रोजगार के अंदर समानता दिया जाएगा। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति। 18 में क्या है? टाइटल्स की समाप्ति, उपाधियों का अंत। 16 में बताया था ना, रोजगार के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में क्या है? उपाधियां नहीं दी जाएंगी। 2 को छोड़ करके किसको किसको? शिक्षा और सेना। देखो रिपीट भी तो हो रही है चीजें, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पूरे क्वेश्चन के अंदर तो पूरा फॉर्मेट मैं खोल दे रहा हूं, केवल आप सुन भी लेंगे तो इससे कम से कम चीजें नई नई हो जाएंगी। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कौन सा प्रावधान कहता है? आर्टिकल 17। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, चिल्ला क्यों रहे हो बेटे? डांट रहे हो बच्चा, मतलब मास्टर को डांट रहा है बेटा बच्चा। मूल कर्तव्य समझाए हैं कि नहीं? समझाए हैं ना। हमने क्या कहा था? आंख और कान खोल के रखिएगा, 10 से 15 मिनट में जितना समझा देंगे 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना, पाई पाई वसूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मूल कर्तव्य।
समझ ही नहीं। मूल कर्तव्य के संबंध में नीचे लिखे गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, विचार करिए, है ना। किसके संबंध में? मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। आइए देखते हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, याद होगा हमने कई बार फोकस किया था, ठीक है, पहला सही है। आगे चलते हैं। यह केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं, ऐसा है। पहला तो सही है, केवल एक में ही है। नहीं समझ में आ रहा है? ये पूछे 4 में से कौन सा एक सही है। अगर ये नहीं रहते तब भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। 4 में से एक का चयन करना था, कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? एक। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर केवल और केवल मौलिक कर्तव्य ही नहीं जोड़े गए थे, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। मैंने जो बातें बोली समझ में है कि नहीं है? यहां क्वेश्चन कह रहा है ना कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जोड़ा गया, नो डाउट, लेकिन कल फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ी, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था ना, वो पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही किसके कहने पर किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कैसे हो? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं? 15, 16, 19, 29, 30, है ना। तो ये याद होने चाहिए आपको। ये तो ऐसे आर्टिकल रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी जैसे डीपीएसपी चल रहा है वहां पर, तो वहां पर एक नोट आएगा विदेशियों के लिए, नागरिकों के लिए, दोनों के लिए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थक गए? अभी तो शुरू हुई है, अभी तो आधा घंटा हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 60-70 तक तो चल रही है पहले, अभी तो 20 ही हुआ है। 20%, 100%, अभी तो 20% ट्रैक पर आई करेगी। और सिविल सर्विसेज का पेपर निकालने के लिए कम से कम 50% की आवश्यकता रहती है, नहीं रहती? 225 का एग्जाम होता है, तो उसमें कम से कम 1000 है, तो बिल्कुल सेफ जोन में चले जाते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ, कौन सा राइट्स है? कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, धर्म की स्वतंत्रता 25, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21। कौन सा? 15, 16, 19, 29, ये सब किसको मिले हुए हैं? केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। तो इसमें 19, 15 कौन है? 19। ये क्वेश्चन गलत अगर हो गए, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपसे, तो आप ये मानिए कि आप एक सामान्य बच्चे से पीछे जा रहे हैं। फिर आप सबसे सीधी एक बात, जितना क्लास में पढ़ाया है ना, उसको 2-2 बार और पढ़ लेना। कितनी बार? 2-2 बार। और जितने 1300 के आसपास तो पीटी क्वेश्चन करवा दिए ना, 1300 जो क्वेश्चन करा उनको 2-2 बार और कर लेना। कितनी बार? ऐसा उदार व्यक्ति है 3-3 बार कर लेना। कितनी बार? हाँ, 3-3 बार कर लेना, जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? है नहीं, कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य समझाए कि नहीं समझाए? ईमानदारी से बताइए। समझाए हैं? एक एक लाइन हमने पढ़ाया है कि बेटा पहला दूसरा जुड़ा हुआ है ना? पहला दूसरा जुड़ा हुआ है, आदर्श आदर्श से जुड़ा हुआ है ना? राष्ट्रीय संविधान के आदर्श, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, तीसरा चौथा देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना, और चौथा बुलाए जाने पर आना, पांचवा पांडव, ऐसे करके हमने बताया ना, भातृत्व की भावना, है ना? बताया था नहीं बताया था? छठे में, फिर 7वें में पर्यावरण, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर हमने 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। याद आ रहा है नहीं आ रहा? बताया कि नहीं बताया? आइए पढ़ते हैं।
ये एक्सरसाइज हो रही है, माइंड की एक्सरसाइज हो रही है। किसकी एक्सरसाइज हो रही है? फटाफट दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो कंप्यूटर से तेज चलेगा, और नहीं चल रहा है तो नींद आएगी, जीवन में दुख आएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नीचे लिखे गए में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है कि नहीं है? 8वां है, 8वें नंबर पर देखेंगे। ऑलरेडी जो बोला हूं रिकॉर्ड हो रहा है, एक शब्द एक लाइन रिकॉर्ड हो रही है, देखेंगे। सीक्वेंस नंबर 7वां पर्यावरण का है, 8वें नंबर पर आएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिक स्वभाव और सुधार की भावना, ये भी है बच्चे 9वें नंबर के आसपास। ठीक है। चुनाव में मतदान करना, संविधान का पालन और उसके आदर्शों का पालन करना, ये तो पहला ही है, पढ़ाया था ना, समझाया था। तो पूछ रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? सी। कौन सा? चुनाव में मतदान करना। ये जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा में बताया गया है, संविधान में नहीं बताया गया, इसलिए इसका आंसर बच्चे कौन सा आएगा? सी आएगा। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले कैसे हो बेटे? फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ा दिए ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन हुई तो सोल्यूशन खड़ा है, मास्टर है, चिंता करने कोई बात ही नहीं है। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? अच्छा, मतलब अभी तो बताया था सुबह वाली क्लास में, आज ही तो बताया था, डीपीएसपी शुरू हुआ है ना, तो उसमें पूछा अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? एक भाग 3 में है 12 से 35 तक है, दूसरा भाग 4 में है 36 से 51 तक है। एफआर वाद योग्य है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। एफआर जो है उसकी प्रकृति नकारात्मक है, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? यही तो बताया था, इतना तो बताया था ना, इतना तो सुना होगा। आइए पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफआर और डीपीएसपी के बीच में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है? पढ़ते हैं। हो सकता है 2-3 अंतर समान दे रहे हो, लेकिन जो सबसे आइडियल होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा, मुख्य होगा, उसको देखेंगे। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है। सही है। पढ़ लें और शायद कुछ और निकल जाए। डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं, संविधान देता है। ये तो 2 से ही निकल गए। चलो, तीसरा, मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं जबकि डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, अगर मौलिक अधिकार नहीं लागू होते तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, वाद योग्य है, न्याय संगत है। जबकि डीपीएसपी के लिए आप अपील करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पहला पढ़ के सही आएगा, पहला ही मत लगा दीजिएगा। यहाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिए। देख रहे हैं, मैं तो सर पहले ही लगा के आगे चला जाता, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा समझदारी नहीं, तार्किकता होनी चाहिए। एक बार नजर जरूर मार लीजिए, कूट को देखते रहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नीचे लिखे गए में से कौन सा डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया? यह हमेशा ध्यान रखें, जब कोई जोड़ा जाएगा तो कैपिटल में रहेंगे, मतलब जोड़े गए हैं। जो मूल में रहेगा वो नहीं जोड़ा गया, वो मूल में था तो नहीं जोड़ा गया, अलग से नहीं जोड़ा गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39A, मतलब ठीक होगा, ये 39 कैपिटल ए है, मतलब जोड़ा गया है। और ये क्या कह रहा है? नहीं जोड़ा गया, मतलब ये तो जोड़ा गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार 48A, मतलब ये भी जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना आर्टिकल 43 कैपिटल ए, मतलब ये भी जोड़ा गया है। दिख रहा है ना, साफ ही दिख रहा है अलग। राज्य आय स्थिति सुविधा और अवसरों में
असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 38। मतलब ये नहीं जोड़ा गया है। पूछ रहा है डीपीएसपी के अंदर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में क्या जोड़ा नहीं गया। ये सब तो जोड़े गए हैं, क्या नहीं जोड़ा गया? नहीं समझ में आ रहा है? पानी नहीं पीते रहो, पानी दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा करी, कल से पानी लाएंगे तो पहले आप पीना। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा, पीटी का भी तो क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस तो करेंगे ना, कैसे करेंगे वही अब है। मेन से क्वेश्चन दिए गए, लिख रहे हैं, पीटी का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आप भी टेस्ट दे रहे हैं और हम भी टेस्ट दे रहे हैं। देखो हाँ। नहीं, आप वैसे मत करिए ना, आप वैसे मत करिए, क्या वैसे मत करिए। चलिए अब आप लोग करेंगे, मैं पूछता हूं, ठीक है? लेकिन फिर उसमें स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, मतलब आर्टिकल 368 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, आर्टिकल 368 के बारे में आपको समझाया गया था, इसके बारे में कुछ चीजें याद दिला दूं। अब इसमें पता है क्या, मैं करवा रहा हूं साथ के साथ याद दिला रहा हूं, और याद दिला रहा हूं तो आपकी मेमोरी चीज को कैच कर रही है, तो आपको सही निकल रहे हैं, आप समझ में आ रहा है। अब अपने आप करें, कहाँ वो करना होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार, हम तो शायद उस दिन कक्षा में नहीं गए, नहीं गए तो थे यार, कॉपी में तो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हो रही। द्वंद्व आ रहा है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, विरोधाभास, द्वंद्व, हाँ नहीं। द्वंद्व का मतलब क्या है? आज स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, द्वंद्व। कॉलेज का आज खाना खाऊं कि ना खाऊं, द्वंद्व। आज मोमोज खाऊं कि ना खाऊं, द्वंद्व। आज पानी पीऊं कि ना पीऊं, द्वंद्व। आज मैसेज करूं या ना करूं, द्वंद्व, है ना? जहां पर हाँ और ना टकराएं उसी को क्या कहते हैं हम? द्वंद्व। द्वंद्व समझ में आया? वेरी गुड, ये भी सिलेबस में है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 10-20 हुए कि नहीं? हाँ 25। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पढ़े बेटे, 368 के बारे में बताना है। संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधान मंडलों के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाना है तो कोई भी राज्य की सरकार ला सकती है। सही है? हमने आपको क्या कहा था? लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियों के अंदर, कंप्यूटर जी हैक करिए उस लाइन को, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियों के अंदर आप देखेंगे 5वें-6ठे नंबर पर डायरेक्शन लिखा हुआ है, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां हैं। संविधान संशोधन के बारे में प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ये क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक को राज्य की सरकारों द्वारा शुरू किया जाएगा। राज्य की सरकारों के द्वारा शुरू किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जाएगा? और पहला क्या कह रहा है? राज्य की विधान, राज्य की सरकार। इतना स्टेटमेंट को जटिल बना दे, समझ में तो आना चाहिए। राज्य की सरकार मतलब पहला क्या है? पहला गलत है, सीधा कूट पर आइए। पहला मतलब ए और डी तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म। ये तो क्लियर हो रहा है। देखो दिमाग, देखिए कहने मतलब क्या है, दिमाग जितना पैसा नहीं जो खर्च करेंगे खत्म नहीं, दिमाग है जितना समझ में आ रहा है। एक हमने पढ़ा, क्लियरिटी हो गई, पहला गलत है, ए चला गया, डी चला गया, दोनों चले गए। बी और सी में एक कॉमन दिखा, हमें क्या दिखा? 3, मतलब 3 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 पढ़ेंगे। अगर 2 सही होगा तो सी होगा, 2 गलत होगा तो बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटे। संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संविधान संशोधन आपकी कॉपी में संसद के कार्य में तीसरा कार्य, चौथा पैराग्राफ निकालो अभी। हमने क्या कहा है?
संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक पर हो सकती है। संविधान संशोधन का अगर कोई विधेयक आता है तो लोकसभा को भी 2/3 बहुमत से पास करना है और राज्यसभा को भी 2/3 बहुमत से पास करना है बेटा। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक कहां हो सकती है? संसद की विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति समझाई है। आप क्वेश्चन भी लिख के लाई थी, मैंने चेक किया था। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? जहां पर सामान्य बहुमत हो, और जहां जहां सामान्य बहुमत का प्रयोग होता है उनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और जिन जिन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है मतलब वीटो का प्रयोग हो रहा है, और जिन जिन के जितने भी विधेयक पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है उन सब पर संयुक्त बैठक हो सकती है। ऐसे मान लीजिए, या दूसरा केस ये मान लीजिए, संविधान संशोधन के जितने भी प्रस्ताव आए किसी पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आता था, एक तो 15 मिनट लेट आता था, फिर 5-6 मिनट पानी नहीं पीता था, और उसके पानी पिया, फिर कुर्सी रखी, कुर्सी अच्छी वाली, उसके 2 मिनट बैठ के सांस लेता था, फिर 10 मिनट और डिस्कशन करता था, गांव घर के बारे में पता करता था, फिर पढ़ाना शुरू करता था आधे घंटे बाद, और आधे घंटे 15 मिनट पहले ही ठीक हो खत्म हो गया। तो आदमी पढ़ेगा कैसे? आज के समय में देखिए, मैं जैसे अपने घर के किसी बच्चे को पढ़ाता हूं या पढ़ाता होऊंगा, वैसे तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, सीधी सी बात है। हाँ, चाणक्य कहता है हर चीज की कीमत होती है, जिसकी कीमत नहीं है वो वस्तु नहीं है, और आप अपनी कीमत बढ़ाइए। चेक का बॉक्स छोटा लगे, तो कहने का मतलब क्या है? सामान्य बहुमत जहां जहां लगेगा वहां पर संयुक्त बैठक हो सकती है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये 2 चीजें याद रखिए, और सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक हो सकती है। संविधान संशोधन जो विधेयक रहेगा लोकसभा को अलग पास करना पड़ेगा और राज्यसभा को अलग पास करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। पहला क्या था? पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत है ना। अब अगर कूट का सहारा लें तो फिर केवल बी आ जाएगा। तीसरा पढ़ लीजिए, संविधान का वह भाग जो संघीय ढांचे से संबंधित है उसको संशोधित करने के लिए आधे राज्यों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। संघीय ढांचे वाला आपकी कॉपी में संविधान संशोधन के अंदर तीसरा बिंदु लिखवाया है, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन। वहां लिखा है संघीय ढांचे को परिवर्तन करने वाले क्षेत्रों के अंदर लिखवाया। बेटे हमने बोला है ना, रिकॉर्ड हो गया, अब जो बोला सीधा वहीं पहुंच जाना और देखना लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे चलते हैं बेटे। आदमी जब घर से बाहर निकल बहुत खुश रहता है। आप लोग घर से बाहर निकलते बहुत खुश रहते हो कि नहीं? बहुत खुश रहते हो। हाँ, अभी नहीं 10 साल बाद रुक जाइए, अपने आप पता चलेगा घर से बाहर रहने पर आदमी को सुख की संतुष्टि होती है। इसलिए तो सब घूमे, नानक घूमे, गौतम बुद्ध घूमे, अशोक घूमे, भगवान राम घूमे, पैगंबर जी घूमे। आप देखिए घर से बाहर ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? संतोष की प्राप्ति होती है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे से कोई कहे कि मैं आपको 1 लाख का फोन दे रहा हूं एप्पल का, या आप कैश लेंगे, मैं फोन नहीं लूंगा। मैं कहूँ 1 लाख में तुम 90,000 ही दे, और 90,000 लेकर मैं घूमने जाऊंगा जहां जहां बेहतर है। घूमने से बच्चा कई चीजें डेवलप होती हैं। गरीबी क्या है? खराब हो जाएगा। लिखोगे देखा हुआ। हाँ, क्या होता है?
है ना। नीचे लिखे गए निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यह भी हमने साधारण प्रक्रिया के अंदर सारा लिखवाया हुआ है। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, संसदीय विशेषाधिकार, कोरम, संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते, मंत्रिपरिषद का गठन, कोरम, ये सारा हमने उसमें लिखवा दिया। ऊपर आवाज आ रही है। बस 24 मिनट और बचा है, 24 क्वेश्चन और, 25 क्वेश्चन और, खटाखट ध्यान दें, ध्यान दें यहाँ पर। संवैधानिक प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संबंधित है। संसद में कोरम अभी बताया, नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के संबंध में बनाए गए कानून, राज्य विधान परिषद का निर्माण, नए क्षेत्र, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण, केंद्र राज्यों की शक्ति का वितरण 7वीं अनुसूची में है। ये सामान्य बहुमत से नहीं होता, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन से होता है। देखो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन से होता है। तो इसमें चौथा नहीं होगा बेटा, 1 2 3, 1 2 3 सी। क्लियर है बच्चा? ठीक है, आगे चलते हैं। संघीय ढांचे वाला पढ़ा है, न्यायपालिका की न्यायिक कार्य, लास्ट हेडिंग, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, उससे पहले वाला पैराग्राफ, संविधान का संरक्षक, और उस पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करने के बाद 1973 केशवानंद वर्सेस केरला स्टेट की बातें खोल के अभी देख सकते हैं, अभी का अभी, बाद में तो कोई भी देखेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, संविधान में मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। माफ करिएगा, यहां पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। देखिए स्टेटमेंट में कई बार उल्टे सीधे आ जाते हैं, उनको सीधा कर लिया करो। मूल ढांचे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य मामले में किया गया। सही गलत है? सही है, लेकिन पूछा क्या है? गलत है। ये तो आंसर होगा नहीं। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है, मतलब संसद अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ये भी सही है, लेकिन पूछा क्या है? गलत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि संविधान के मूल आदर्शों को संशोधित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है, पूछा गलत है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में से कौन से परिवर्तन किए गए? 42, ये पढ़ाया भी जाएगा लेकिन एक बार सुन लीजिए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया था? इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी थी, 5 साल को 6 साल को बढ़ा दिया, और बहुत सारे काम किए इसने, इन्होंने, सॉरी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने नीचे लिखे गए में से कौन सा परिवर्तन किया? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि यही राष्ट्रपति करेगा। ये बातें हुई थी, मतलब मैं अकेले चली जाऊं तो संसदीय कार्रवाई शुरू हो जाए, मैं कह दूं राष्ट्रपति हस्ताक्षर करो तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना समझाया था और वहां पर हमने बताया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया था। वो भी कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? मतलब इसमें क्या आएगा? 1 2 3 आएंगे, ठीक है ना? डी है।
था तो आपातकाल लग सकता है। 44 के नाम से जाना जाता है। 44 एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 दल बदल अधिनियम के बाद। ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल पहले क्या होता था कि केवल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की केवल सलाह पर लग जाता था, लेकिन कौन सा ऐसा अमेंडमेंट किया गया कि कह दिया गया कि मंत्री परिषद की लिखित सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। 2 रोटी खाई थी बस, यहां के पता चला कि 1.5 से 3 भी क्लास है। मैसेज नहीं देखे थे, वही चल रही थी ना क्लास। तो अगला क्वेश्चन, ऑल इज वेल, अच्छा होगा, घर में जाके एक एक्स्ट्रा खानी है कल से। आयुष भाई समझ में आ रहा है अंदर आप लोग को? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। संविधान के मूल ढांचे के संबंध में न्यायिक समीक्षा की स्थिति क्या है? न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संशोधित किया जा सकता है। इस तरह का फंड न्यायिक समीक्षा स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब संसद न्यायिक समीक्षा को समाप्त नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर नहीं सकती। केवल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मूल ढांचे का हिस्सा है। केवल सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा, यही केवल मूल ढांचे में आता है। संसदीय शासन में मूल ढांचे में आता है, ये तो गलत ही हो रहा है। केवल न्यायिक सक्रियता से संबंधित मामले मूल ढांचे के तहत आते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी, जो विधि बनाया जाएगा वही केवल मूल ढांचे में है। तो सी और डी को पूरी तरह से गलत हो गए। और बी, न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं, इसलिए इसे संशोधित किया जा सकता है। हिस्सा हो या हिस्सा ना हो, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरा कहता है न्यायिक समीक्षा स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब संसद कानून बना के नहीं कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। ए और बी में से कौन सा सही है? बी सही है। समझ में आ रहा है? या घर पे जाके फिर से देखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, संसद के विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक होता है क्या? सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये है। आगे देखते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये वाली लाइन देखो ऊपर है, यहाँ पर सदन की कुल सदस्यता का 2/3। सदन की कुल सदस्यता का 2/3, 2/3 यहाँ पर है, 50% ऊपर है। दोनों को मिला करके कौन सा बनेगा इसमें? 2/3 तो होता है, कभी कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए 2/3 तो होगा, लेकिन उपस्थित भी होने चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले का भी 2/3 हिस्सा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया है ना, सही समझाया है, गलत नहीं होना। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मतलब इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन 352 के बारे में पूछ रहा है। समझाया गया था कि नहीं? बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में नीचे लिखे गए कथनों पर विचार करें। आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। सही है गलत है? सही है। रोमन संख्या में पहला हेडिंग संवैधानिक प्रावधान, उसकी पहली 2 लाइनों में लिखवाया हुआ है, देख सकते हैं अभी का अभी।
इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। बताया था कि नहीं? बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ? रोमन संख्या में चौथा हेडिंग है, कभी देखना है। चौथा हेडिंग है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि, और उसे 5वीं 6वीं लाइन पर लिखवाया होगा 30 दिन के भीतर एक विशेष बहुमत से होना चाहिए। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह 6 महीने की अवधि के लिए लग जाता है, यह लगा रहता है। सही कि गलत? चौथी हेडिंग रोमन संख्या में और 5वीं 6वीं लाइन के अंदर ये लिखा है। क्लियर है? 1, 2 और 3 सही है। आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। पढ़ो, इतना मन लगा के पढ़ो, इतना मन लगा के पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 25 हो गया। ये जो स्किप कर दो, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या था? हाँ, 356 कि 356 यही पढ़ाया हुआ है अच्छे से? समझाया कि नहीं समझाया? तो कभी झूठा ही हाँ बोल दो, बोलने में कंजूसी कर रहा हूँ, 12 बजे से रेगुलर बोलते चला जा रहा हूँ। क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है सर? श्याम यादव बेटा 10-20 मिनट। हेलो हेलो हेलो, शुक्र करो फोन पीड़ा बहुत होगी अगर फोन गिरता है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है बच्चे? आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में नीचे लिखे गए कथनों पर विचार करें। मतलब कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन समझ में आया? आर्टिकल 356 के बारे में कह रहा है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाई जा सकती है। नंबर 1, केवल राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। आर्टिकल 356 लगाने के 2 तरीके बताए थे हमने वहां पर। पहला, संघ सरकार का उत्तरदायित्व राज्य की सुरक्षा करें, और दूसरा, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या स्वयं संज्ञान लेकर के भी लगाया जा सकता है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 356 केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगेगा। गलत है, अधूरा स्टेटमेंट है ये। अगर ये केवल नहीं होता ना तो ये सही होता। इस केवल ने कंफ्यूजन पैदा कर दी और ये गलत हो गया। मुझे पहला गलत हो गया। अब सीधा देखिए पहला कहां है? ए और डी तो इसका आंसर नहीं होगा। बी और सी में एक इंफॉर्मेशन और मिल गई, 2 सही है। अब केवल तीसरा पढ़ना है। अगर तीसरा सही हुआ तो आंसर बी आ जाएगा, तीसरा गलत हुआ तो आंसर सी आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दूसरा सही है, पढ़ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह आमतौर पर, मतलब आर्टिकल 356 एक बार में 6 महीने के लिए लागू रहता है। समझ में आया? क्लियर है? बोलो बेटे। आगे देखिए, इसे अधिकतम 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। सही कि गलत? सही है बेटा, सही है। क्लियर है? 1, 2, 3, 4 आर्टिकल 356 के अंदर चौथी हेडिंग, उसके अंदर मिल जाएगा, तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में। ठीक है, पहला तो गलत हो गया, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा बोले तो बी आंसर रहेगा। ठीक है, बोलो बेटे। वेरी गुड, गुड गुड गुड। अगला क्वेश्चन। मुझे लग रहा है मैं तैयारी कर रहा हूं। हाँ, पढ़ूं भी, समझाऊं भी, लिखवाऊं भी, क्वेश्चन भी हल्का। इतना शानदार पढ़ा। बच्चे के जीवन में 2 कारणों से दुख नहीं आता। कितने कारणों से? 2 कारणों से। पढ़ने वाले बच्चे के जीवन में 2 कारणों से दुख नहीं आता। पहला कारण, पढ़े ही ना। पहला कारण, घर पे जाके कॉपी ना खोले, पढ़े ही ना, तो दुख नहीं आएगा। आएगा दुख? कोई नहीं आएगा। और दूसरा कारण रहता है
मास्टर ने इतना मन से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हों कि बच्चे को दुख ना है, तो मैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं कि आपके जीवन में दुख नहीं आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या है बच्चे? आर्टिकल 360 के बारे में पूछ रहा है, समझाया गया था। देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसे संसद द्वारा घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। 30 दिन या 2 माह? 2 माह, मतलब ये क्या है? गलत है। क्लियर हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन, एक बार अनुमोदित होने के बाद आर्टिकल 360 यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है जब तक इसको रद्द ना कर दिया जाए। ये सही है। पढ़ने में क्या जाता है, बस सी भी पढ़ लेते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के तहत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। गलत है। अनुच्छेद 360, इसका उद्देश्य भारत तथा उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर हस्तक्षेप करना होता है। कौन सा आंसर रहेगा इसका? सीधा बी रहेगा। क्लियर हो रही है नहीं चीज? ये बच्चे आगे चलते हैं। क्वेश्चन ना बड़े बड़े हैं, थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है। अब एक एक लाइन का तो है नहीं, सिंगल लाइन चलते रहो, फटाफट 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 समझाने में तो पड़ेगा, नहीं तो इतना कीमती वक्त आप लोग क्यों देंगे। देखिए कई साइंटिस्ट लोग आए नहीं आज, है कि नहीं? हाँ वो कर लेंगे। आदमी चांद पर अपने आप पहुंच गया था, तो कक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, डोंट वरी। राष्ट्रीय आपातकाल, ये किसके बारे में पूछ रहा है? आर्टिकल 352। वेरी यार, ये तुम राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है? अंगद जी आप कमाल कर रहे हैं। अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है। क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के होते हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। सही गलत है? सही है। दूसरा, आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। सही कि गलत है? समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है? तीसरा कह रहा है किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता। समझ, भाषा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर ही समझ में आ गया कि नहीं समाप्त हो सकता, 19 समाप्त हो सकता है, 20-21 नहीं समाप्त हो सकता, ये तो क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहता है। राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन लागू होने के बाद न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इसका क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका आंसर? बी। 2-3 बी तो होगा ही नहीं, 2-3 सी, 1 और 3 रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा रद्द करने की शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 352 5वां हेडिंग, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, पहली लाइन। पहली लाइन में यह लिखवाया हुआ है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी वापस लिया जा सकता है, और दूसरी लाइन में लिखवाया हुआ है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके लाएंगे, सामान्य बहुमत से पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा। कब रद्द किया जा सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी। संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से। सही कि गलत है? आप बताइए। राष्ट्रपति किसी भी समय के बाद उसकी उद्घोषणा द्वारा। लोकसभा के साधारण बहुमत, केवल सर्वोच्च न्यायालय। ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इतना भी देखो देखो हम ये नहीं कहते तुक्का लगाना, तुक्का लगाने में कॉन्सेप्ट का क्लियर का मतलब होता है कि 2-3 तो ऐसी, 2 तो हट ही जाए। कॉन्सेप्ट अगर ठीक है 2 तो हट ही जाएंगे, 2 में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी, तो दोनों में से देख लो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ना। ए और डी तो रहेगा नहीं,
Q और D तो रहेगा नहीं। लोकसभा साधारण बहुमत से और राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा कर सकता है। पहली प्राथमिकता इसको देंगे, दूसरी प्राथमिकता इसको देंगे। तुमने कौन सा बी सी लगा दिया था क्या? लोकसभा और लगा दिया था क्या? अच्छा लगाए, क्वेश्चन करे थे, कोई बात नहीं, समझ में भी तो आना चाहिए ना। पहले बी रहेगा इसका सर, सही आंसर इसका क्या रहेगा बच्चे? बी। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। जादू दिखाएं, जादू, ठीक है, ये जादू दिखाते हैं। देखिए एक लाइन में आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किए जा सकते हैं? राज्यपाल की सभी या कोई भी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण करना। राष्ट्रपति ले सकते हैं ना शक्तियां, पहला सही है, तो दूसरा आंसर नहीं होगा। अब राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाती हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो इस्तेमाल की जा सकती हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा, हाईकोर्ट की शक्तियां भी चली जाएंगी क्या? नहीं। कौन सा होगा इसमें? हाँ, राज्य पहला और दूसरा होगा। पहला, यहां ना लाइट जो पड़ रही है ना, ऊपर के शब्द नहीं दिख रहे हैं सही से। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए भी थोड़ा सा देख लीजिए। वित्तीय आपातकाल मतलब 360, कौन सा परिणाम हो सकता है? प्रभाव, किसका प्रभाव? वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। केंद्र और राज्य दोनों के वेतन में कटौती होती है कर्मचारियों की, केवल केंद्र का होता है? हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते में कटौती हो सकती है कि नहीं हो सकती? वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या है? राज्यों में विधानमंडलों की शक्तियों का निलंबन। ऐसे थोड़ी होता है। संघ के उद्देश्य से राज्यों से करों का हस्तांतरण, धन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती। केवल केंद्र सरकार के, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, राज्यों में विधानमंडलों की शक्तियों का निलंबन। बेटा वित्तीय आपातकाल लगाओ, इससे राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बी और सी, संघ के उद्देश्य से राज्यों से करों का हस्तांतरण, संघ के उद्देश्य से, यह भी नहीं होगा। सी, ठीक है। देखिए कई बार होता है एक से अधिक भी आंसर लगने लग जाते हैं, तो फिर दो को पढ़ना पड़ेगा। पेपर जितना बड़ा है उतना बड़ा माइंड भी होना चाहिए, सही बात है। आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं। संसद द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, अधिकतम 1 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता सिवाय इसके। मतलब बढ़ाया जा सकता है, कैसे? याद करिए क्या बताया था, दो परिस्थितियां बताई थी। पहली प्राथमिकता क्या थी? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्र निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराना संभव नहीं, तो आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर है? संबंधित राज्य विधानमंडल से अनुरोध करे, संबंधित जो राज्य है वो विधानमंडल से अनुरोध करे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, ऐसा बताया है क्या कभी? भारत का निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना मुश्किल है। ये राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या किसी देश में, राज्य में या राज्य के किसी भूभाग में लागू हो, दोनों में से सही ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। गलत है। कहां लाया जा सकता है? हाँ जी, दोनों सदनों में लाया जा सकता है ना? पहला गलत है, और पहला जहां जहां गलत है उसको हटा दो। हो गया आंसर। मैं तो कूट का ही प्रयोग करूंगा ना, हो गया आंसर, खत्म बात। आगे चलते हैं। अब यही रहता है, अगर बच्चा सही से पढ़ा है तो चीजें क्लियर होती हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर चारों को पढ़ेगा, आधा घंटा वेस्ट करेगा।
भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में पढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे। आने वाले समय में इसको भी करवा दूंगा करंट से जोड़ करके। धनखड़ जी ने दे दिया था ना इस्तीफा समय से पहले। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल से होता है। दोनों सदनों के निर्वाचित नहीं, मनोनीत भी होते हैं। राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत और विधान परिषद भाग नहीं लेती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नॉमिनेट मेंबर भी भाग लेते हैं। लेकिन पहला कथन क्या कह रहा है कि केवल निर्वाचित, नॉमिनेट नहीं। मतलब ये क्या हुआ? गलत। अब पहले पर देखिए कहां कहां गलत, उसको हटा दीजिए। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। इसे क्या कहते हैं? किस्मत कहते हैं। अब सही जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही समझदारी से हल भी होता है। अब कॉन्सेप्ट अगर स्पष्ट होंगे तो आप बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 बज गया है, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। अभी 5 मिनट रुक जाएंगे, 50 तक ऊपर आ जाए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पढ़ाया है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मनमोहन जी राज्यसभा से थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी। पहला गलत है, पहला गलत है। तो पहला जहां जहां उसको हटा दीजिए। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। वेरी गुड, बी होगा आंसर। खत्म बात है ना। ऐसे ही हल क्या दिमाग काम नहीं करता है, तो उसी को इसीलिए तो कहा जाता है प्रेशर देखिए, थोड़ा सा प्रेशर झेलिए, थोड़ा सा बेहतर तरीके से करिए। तो जब तक करेंगे तब तक होगा कैसे बेटे? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो? अब पता है जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने बड़े क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। छोटे क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, बताएं कि नहीं बताए हम? तो केंद्रीय मंत्री आकार अधिकतम 15% किसको लेकर? केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। केंद्रीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। मंत्री परिषद का आकार संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, नंबर 1। यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, नंबर 2। राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, नंबर 3। मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है, नंबर 4। पढ़िए, बताइए। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये क्लियर है कि नहीं है? पढ़ाया था ना। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ये तो सही है। कौन सा सही नहीं है? दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और इसी के साथ साथ जितने और सदस्य शपथ लेते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं। ये भी सही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता, संसदीय विशेषाधिकार होता है बेटा। आर्टिकल 105 लागू होता है, सदन के अंदर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। यह भी सही है। मंत्रिपरिषद का आकार संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर देखिए बी और सी तो पूरी तरह से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद द्वारा निर्धारित होता है, मंत्रिपरिषद का आकार संसद द्वारा निर्धारित होता है, मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता। ए रहेगा।